नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रश्मि आपका स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार आरडब्ल्यू सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, मैं आशा करती हूं आप सभी सुपर स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज जो मुद्दा आजकल है उसमें हम देखेंगे जैसे पीएम मोदी की जो विजिट हुई है 5 देशों की, उसके अंतर्गत उन्हें कौन कौन से जो है हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिले हैं और कौन कौन से देशों ने ये दिए हैं। फिर जो है ये जो विजिट हुई है, जैसे कि 2 विजिट तो हम ऑलरेडी ठीक से कवर कर चुके थे, जो घाना में हुई थी, फिर दूसरी जो त्रिनिदाद एंड टोबैगो में हुई थी। उसके बाद दोस्तों अर्जेंटीना वो पहुंच चुके थे जब हम ये सेशन कर रहे थे। इसके बाद जो है इस सेशन में हम देखेंगे आगे अर्जेंटीना में क्या क्या चीजें, एक तरह से क्या क्या आउटकम रहे अर्जेंटीना इवेंट के। फिर जो है ब्रिक्स समिट जो हुई उसके क्या क्या आउटकम रहे। फिर आगे जो नामीबिया गए हैं तो उसके क्या आउटकम रहे हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। तो दोस्तों काफी जो है इसके बारे में जो है न्यूज चल रहे हैं कि भाई क्या क्या हमारे इस तरह से आउटकम आई, क्योंकि ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट किया है पीएम मोदी ने और ग्लोबल साउथ के जो है एक लीडर के रूप में वो उभरे हैं, है ना। तो जो है ये विजिट जैसे दोबारा से एक बार देख लेते हैं। ये पहले जो है मोदी जी गए यहाँ पर, जो एक तरह से एक देश है घाना, तो घाना जाते हैं और घाना के बाद ये पहुंचते हैं फिर त्रिनिदाद एंड टोबैगो। उसके बाद पहुंचते हैं ये ब्यूनस आयर्स यानी कि अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के बाद में ये गए हैं ब्राजील, है ना। तो ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में हुई है जो ब्रिक्स समिट जो हुई है ना। तो उसके बाद ये पहुंचे हैं एक तरह से नामीबिया, और नामीबिया के बाद दोस्तों ये आ गए हैं भारत। ठीक है, तो ये 5 देशों की विजिट थी ये जो अभी हुई है। तो आगे इसमें बात कर लेते हैं हम कि भाई आगे और क्या क्या चीजें एक तरह से देखी गई है। जैसे कि दोस्तों इसमें जो है विजिट की ये डेट्स हैं जो हमने पहले भी कवर की थी कि कहां पे कौन सी डेट में जा रहे हैं, है ना। तो आगे देख लेते हैं। इसमें 27 ग्लोबल ओनर अभी तक मिल चुके हैं। 27 ग्लोबल ओनर अपने आप में एक बड़ी बात है कि 27 देशों ने अभी तक हाईएस्ट सिविलियन ओनर दे दिए हैं पीएम मोदी जी को, है ना। तो इस वाली जो समिट में किस किस ने दिया है और किसने जो है एक तरह से दूसरा कोई ओनर दिया है, तो ये भी देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें जो है ये है एक तरह से घाना, है ना। तो घाना में जो है एक तरह से बात करेंगे कि भाई घाना के जो प्रेसिडेंट है तो उन्होंने सबसे पहले इन्हें ओनर दिया इसको लेके, ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन ओनर दिया। फिर जो है दोस्तों ब्राजील में इन्हें हाईएस्ट सिविलियन ओनर मिलता है यहाँ पे, ठीक है, इनकी प्रेसिडेंट दे रही है। फिर इनके बाद जो है ब्यूनस आयर्स में इन्हें मिलता है कौन सा ओनर है, तो एक तरह से ये हाईएस्ट सिविलियन ओनर नहीं है दोस्तों। तो ये जो है जो इसने दिया है अर्जेंटीना ने दिया है ये है की टू सिटी ऑफ ब्यूनस आयर्स। तो ये हाईएस्ट सिविलियन ओनर नहीं है वहां का अर्जेंटीना का, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि उन्होंने भी अवार्ड दिया है लेकिन वो दूसरा है जिसका नाम है की टू सिटी ऑफ ब्यूनस आयर्स, ठीक है। तो हम इसको याद रखेंगे इस चीज को कि भाई जो है 5 देशों की विजिट हुई, 4 ने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिए हैं, एक ने जो है एक और अवार्ड दिया है जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर वहां का नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई कौन से देश ने नहीं दिया है, जो अभी 5 देशों की विजिट हुई थी, ठीक है। फिर आगे दोस्तों बात करें हम ब्राजील की, तो ब्राजील में भी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है एक तरह से मोदी जी को। आगे दोस्तों फिर जो ये गए हैं नामीबिया, तो नामीबिया में भी इनको ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है, ठीक है। तो अब बात करेंगे दोस्तों इसमें आगे चलेंगे एक तरह से, तो कौन कौन से ये अवार्ड हैं जो दिए गए हैं, तो आप एक बार ये देख लीजिए ठीक से कि भाई कौन कौन से देश ने क्या क्या अवार्ड दिए हैं उन्हें, ठीक है। तो इसमें जो है दोस्तों मतलब आप ये पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं कि भाई किन्होंने अभी अभी जो है दिया है ये। अर्जेंटीना की बात करें तो 57 सालों में कोई पीएम वहां पर गया है, यानी कि 57 साल पहले गए थे जो पहले पीएम गए थे, जो थी एक तरह से जिस टाइम पे गई थी वो उस टाइम इंदिरा गांधी जी थी जो गई थी इनसे पहले, जो मोदी जी अभी गए हैं, ठीक है। तो एक तरह से ये दिखाता है कि भाई हाँ जो बायलैटरल रिलेशन है उनको बढ़ाने की ओर फोकस कर रहे हैं। तो इसमें दोस्तों बात की जाती है जो एक मर्कासुर करके एक वो बोला जाता है दोस्तों, ये क्या है, तो ये है दोस्तों एक सदन जो नेशन है अमेरिका के, यानी साउथ अमेरिका जो है, तो उसके जो नेशन है उनका एक ट्रेड ब्लॉक है ये, ठीक है। तो इसको जो है इसके साथ साथ क्या करना है, हमें पहले से ही वहां प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, पीटीए जिसको बोलते हैं। तो ये क्या होता है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है कि कुछ जो गुड्स होंगी तो उसमें जो है
टैरिफ कम किए जाएंगे जिससे कि उनका व्यापार बढ़ सके। तो ये ऑलरेडी है, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए बात की गई है कि भाई इससे आगे वाली स्टेज पे जाएं, क्योंकि इसमें क्या होता है, ट्रेड को लेके जो होता है दोस्तों, जैसे पीटीए हो गया तो उसमें कुछ वस्तुओं के लिए टैरिफ कम कर दिए गए और उनके ट्रेड को प्रमोट किया गया। फिर आगे वाली जो स्टेज होती है यानी कि पीटीए प्लस हो सकता है, या फिर उसके बाद जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है, जिसमें ज्यादातर वस्तुओं पे क्या किया जाता है कि भाई ट्रेड जो है टैरिफ कम कर दिए जाते हैं और ट्रेड बढ़ाने पे फोकस किया जाता है। तो इस पे बात की गई कि भाई इसको एक्सपेंड करना चाहिए, आगे लेकर जाना चाहिए। तो अर्जेंटीना भी जैसे कि साउथ सदर्न अमेरिका का ही देश है, तो उसके साथ भी ये बात की गई है ना। आगे देखते हैं, जो कृषि है, डेयरी हो गया और टेक्नोलॉजी हो गया, तो उसकी साझेदारी को लेकर बात हुई। उसके बाद दोस्तों जो सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां हैं, हमारी जो जेनरिक मेडिसिन है, तो भारत उसमें एक तरह से अच्छा हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है जेनरिक दवाइयों का। तो इसके बारे में बात की गई कि भाई एक तरह से अप्रूवल मांगने की बात की गई कि भाई आप यहाँ और ज्यादा प्रमोट की जा सकती हैं। अभी क्या है दोस्तों, वहां पर एक तरह से वहां अर्जेंटीना में 2 एनेक्स होते हैं, मतलब 2 उसमें 2 सूचियां होती हैं, एक एनेक्स 1 है, एक दूसरा 2 है। तो जो है 1 में वो मेडिसिन आती हैं जो पहले से ही किसी बड़े मतलब जैसे रेगुलेटरी मैकेनिज्म हो गए, जैसे यूएस का हो गया एफडीए जिसको बोलते हैं, यूएस एफडीए यानी कि यूएस का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। फिर जो है यूरोपियन यूनियन का हो गया इसी तरह से, है ना, जो वहां की जो मेडिकल काउंसिल वगैरह है वो हो गया। फिर आगे जो है कनाडा का हो गया, हेल्थ कनाडा करके जो है। तो ये जो बड़े बड़े रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, जब ये लोग मतलब कि किसी दवाई को अप्रूव कर देते हैं, तो इस तरह की जो है उसके लिए एनेक्स 1 में उन्हें डाला हुआ है, यानी कि जब ऑलरेडी अप्रूव्ड इस तरह की दवाइयां अर्जेंटीना में आएंगी तो वहां पर उन्हें मतलब कि एक तरह से अगर वो इंपोर्ट करेगा अर्जेंटीना और वो दवाइयां पहले ही इन रेगुलेटरी मैकेनिज्म से गुजर चुकी हैं, तो उनको जो है बहुत इजीली एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया जाता है, या फिर जो है उन पर बहुत कम ही वो करेंगे, वो है ना, मतलब उसकी जो एक तरह से जो आगे रेगुलेशन होगा या फिर वहां पे जो एक तरह से चेक किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा, तो वो बहुत कम होगा, क्योंकि वो विश्वास करेंगे कि भाई इन बड़े रेगुलेटरी मैकेनिज्म ने ऑलरेडी इनको जो है अप्रूव कर दिया है, तो इसका मतलब ये सही है, सेफ है। ठीक है, तो एनेक्स 2 में जो है वो दवाइयां आती हैं जिनको इस तरह के किसी रेगुलेटरी मैकेनिज्म से नहीं गुजारा गया है, यानी कि वो उससे नहीं गुजरी है ना, तो वो वाली आएंगी एनेक्स 2 में जो आएंगी। तो उसमें जो है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि जो एनेक्स 2 में होती हैं तो उनके लिए जो है बहुत मतलब ज्यादा एक तरह से वो फाइलें सबमिट करनी पड़ेंगी, उनकी जो है रिसर्च उन पे होगी, वहां पे मतलब वो देखेंगे, उनको चेक करेंगे, ज्यादा टाइम लेंगे वो उसको चेक करने के लिए, ज्यादा टाइम लेंगे उसको अप्रूव करने के लिए, और उसको एक तरह से मतलब काफी टाइम लग जाता है, 12 से 18 महीने कई बार लग जाते हैं ऐसी दवाइयों को वहां पहुंचने के लिए। ठीक है, तो जो है इससे बात की गई, तो मतलब कि एक तरह से पीएम अभी गए हुए थे, तो उन्होंने बात की भाई जेनरिक मेडिसिन जो है वो हमारे यहाँ पे काफी हैं, वो अर्जेंटीना में एक तरह से पहुंच सकती हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई आप एनेक्स 2 से हमें एनेक्स 1 में डाल दीजिए, जो इनफैक्ट जो ऐसी दवाइयां हैं जो ऑलरेडी मतलब यूएस में जा रही हैं हमारे यहाँ से, है ना, यूएस भी तो एक तरह से दवाइयां इंपोर्ट करता है इंडिया से। तो दोस्तों वो जो दवाइयां हैं जिन्हें यूएस एफडीए ने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है, या फिर यूरोपियन यूनियन का जो ईएमए जो है उसने उसको अप्रूव कर दिया है, या फिर तो उनको जो है वो दवाइयां कम से कम एनेक्स 1 में आ जाए वहां अर्जेंटीना में, और उन दवाइयों को एक तरह से क्या हो कि मतलब उनका फास्ट एक तरह से हम भेज सके उनको। ठीक है, तो इस पर बात की गई है। फिर टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ में सहयोग पर भी बातचीत की गई है ना। आगे देख लेते हैं दोस्तों, तो इसमें जो है एक तरह से ब्राजील में क्या हुआ है, ब्राजील के राष्ट्रपति जो है तो उन्होंने पीएम मोदी को एक तो सबसे पहले तो ऑनर ही दिया उन्होंने जब वहां पे गए। ठीक है, उसके बाद जो है ये 26वां अंतरराष्ट्रीय वो बन गया था, 27वां फिर नामीबिया में मिला है, जैसे कि हम आगे इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो आगे जो है दोस्तों ब्रिक्स समिट होती है, और ब्रिक्स समिट जो है ये ब्राजील में एक तरह से मतलब कि ब्राजील ने इसको होस्ट किया था। तो इसमें जो है दोस्तों 20वीं मतलब मोदी जी ने बोला है कि 20वीं सदी की संस्थाएं किन की बात कर रहे हैं ये, जैसे आईएमएफ हो गया, है ना, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फ्रेमवर्क है वो हो गया, फिर वर्ल्ड बैंक हो गया, या फिर यूएन ही हो गया। ठीक है, तो उनके लिए बोला है कि भाई वो जो संस्थाएं हैं 21वीं सदी की जो चुनौतियां हैं उनसे एक तरह से निपटने में एक तरह से मतलब कारगर नहीं सिद्ध हो पा रही हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए, एक तरह से रिफॉर्म की बात की गई है ना, जो यूएन में हम ऑलरेडी हम रिफॉर्म चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में जो है रिफॉर्म हो, और पर्टिकुलरली हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है।
क्योंकि जो है दोस्तों जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें क्या है कि 5 जो देश है परमानेंट 5 जिनको बोल दिया जाता है, जैसे कि उसमें यूएस हो गया, रशिया हो गया, फिर यूके है, फ्रांस है, चीन है, तो ये देश उसमें आते हैं। वो वीटो पावर का जो है इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि कोई भी इस तरह की जो मतलब कुछ इस तरह की जो चीजें होंगी जो मतलब कोई हम दूसरे देश उसको उठाएंगे तो वो उस पर वीटो कर सकते हैं। तो उसमें जो है काफी ऐसे देखने को मिलता है कि भाई हमारी आवाज कहीं ना कहीं दब जाती है उसमें, ठीक है। तो उसकी बात की गई। फिर यूएनएससी और वैश्विक संस्थाओं में तत्काल सुधार की जरूरत है। पहलगाम हमला जो है दोस्तों, तो उसके लिए बोला गया भारत पर नहीं, ये मानवता पर हमला था। जैसे कि दोस्तों ये काफी उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था इंडिया में, और उसके बाद काफी मतलब जो है इस तरह की चीजें हो गई थी कि भाई इंडिया पाकिस्तान का वॉर जैसी सिचुएशन बन गई थी, ठीक है। तो उसमें जो है उसकी बात की गई। फिर आगे जो है बात की गई दोस्तों, सुझाव दिए मोदी जी ने 4। उन्होंने कहा जो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है, जो एनडीबी जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है जो ब्रिक्स में एक तरह से संस्था है एक, तो उसकी बात की गई कि इसको जो है मांग आधारित परियोजनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए, यानी कि जिनकी जरूरत है ऐसी योजनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए, ना कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड इस तरह की परियोजनाओं को वो दिया जाए, है ना। तो ऐसी योजनाओं को वो दिया जाए जो क्लाइमेट रिजिलियंट भी हो, यानी कि जो पर्यावरण को प्रदूषित ना करें और जिनकी जरूरत हो कम्युनिटी में, ठीक है। तो ये ना कि ऊपर से कोई चीजें थोपी जाए, है ना। तो इस तरह से उसको जो है मांग आधारित परियोजनाओं को ही क्या करना चाहिए, एक तरह से प्रमोट करना चाहिए। फिर साइंस एंड रिसर्च रिपोजिटरी बननी चाहिए ग्लोबल साउथ के लिए, ठीक है, साइंस एंड रिसर्च, जिससे कि आगे भाई नई टेक्नोलॉजी, नया एक तरह से विज्ञान में और तरक्की की जा सके, तो उसकी रिसर्च की बात की गई, है ना। फिर आगे जो है क्रिटिकल मिनरल्स जो है दोस्तों, जो क्रिटिकल मिनरल्स आजकल उनकी काफी बातचीत होती है, तो जो है क्रिटिकल मिनरल्स ऐसे मिनरल्स होते हैं जो मतलब कि कुछ देशों के ही पास है, जैसे कि मतलब अगर है भी तो वो कम मात्रा में निकलते हैं और उनको निकालना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो जैसे कि इसके बारे में बात की गई है, क्योंकि इसकी जो सप्लाई चेन है उसमें चीन का ज्यादातर कब्जा देखा जाता है और ये इनकी जरूरत होती है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में। आगे जो नई टेक्नोलॉजी हम लाने जा रहे हैं उसके लिए, मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो गए और फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड चीजें हो गई, तो वो मैकेनिज्म बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए, ठीक है, लिथियम एक्सेट्रा भी उसी में आते हैं। तो दोस्तों इसको जो है मजबूत करने की बात की गई कि इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है और जो है इसको एक तरह से लचीली ऐसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ये ना हो कि भाई चीन जब चाहे उस पर बैन लगा दे कि हमें तो एक्सपोर्ट ही नहीं करने, ठीक है। तो उस टाइम क्या होगा, भाई दूसरा देश अगर कोई चीजें कर रहा है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल बना रहा है या कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चीज कोई मैकेनिज्म बना रहा है, कोई बड़ा कंप्यूटर बना रहा है, तो उसका तो वो रुक जाएगा, ठीक है। तो वो इस तरह से हो, फ्लेक्सिबल हो, और उसमें जैसे कि इंडिया में अभी जो है रिसर्च वगैरह जारी है, उसके लिए कई जगह पे पाए भी गए हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर में ही बात कर ले हम, है ना। तो एक तरह से उन पे अभी काफी फोकस है देशों का, क्योंकि हमें जो है एक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो ऐसी चीजों को प्रमोट करना है जो न्यू एज टेक्नोलॉजी है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस में संतुलन होना चाहिए, इनोवेशन भी हो, जिम्मेदारी के साथ हो, ठीक है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो दोस्तों ये एक तरह से एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी है और उसके साथ साथ उसका जो है चैलेंजेस भी है इसके साथ जुड़े हुए, जैसे कि जॉब का ही हो गया, है ना। तो मतलब ये खतरा है कि भाई जॉब लॉस हो सकता है, बहुत सारी जॉब जा सकती हैं, है ना। तो उसमें से मतलब जितने भी लोग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हैं, या फिर उनमें से 40% लोगों का ये कहना है कि उनको मतलब कि डर है कि उनकी जॉब जा सकती है, 60% को लगता है कि भाई जॉब जो है बढ़ भी सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह की रिसर्च उसमें पाई जा रही है। तो इसमें जो है बात की गई है कि भाई ये एथिक्स के साथ आनी चाहिए, एक तरह से जिम्मेदारी भी इसके साथ जुड़ी हो, ये नहीं क्योंकि आजकल दोस्तों देखा है आपको डीप फेक, मतलब आपने देखा ही होगा कि डीप फेक बन रहे हैं, तो उनकी जो है एक तरह से एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके साथ ये होना चाहिए, है ना। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाई उसका यूज हो, उसका बढ़ावा मिले, लेकिन उसके साथ साथ जिम्मेदारी भी तय की जाए, ठीक है। तो इसकी बात की गई, इन्होंने मतलब 4 ये सुझाव दिए हैं। फिर अंत में जो है रियो डिक्लेरेशन साइन होता है, उसको अपनाया जाता है, जिसमें बात की जाती है एक तो वही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार की बात की जाती है, फिर आतंकवाद विरोध की बात की जाती है, ठीक है। फिर ग्लोबल साउथ, यानी ग्लोबल साउथ को एक तरह से भाई उसकी आवाज और बुलंद होनी चाहिए। एक तरह से पहले से क्या किया गया है दोस्तों, मतलब आवाज ज्यादा नहीं मिली है, रिसोर्सेज उनके पास रहे हैं, रिसोर्सेज का दोहन होता रहा है बस, है ना। जैसे एक तरह से हमने देखा था कि उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया जाता था वेस्ट के जो कंट्री है उनके द्वारा, ठीक है। आगे देख लेते हैं जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति इस तरह के विषयों पर
ध्यान दिया गया है। तो दोस्तों ये था जो आज हमने इसके बारे में मतलब कि जो विजिट जो हुई है पीएम मोदी की, तो उसके बारे में हमने ये देखा। तो ये मेजर चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए इन विजिट्स के बारे में। और जो अवार्ड जो मिले हैं, यानी कि 27 ऐसे वो हो गए हैं हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो पीएम मोदी जी को मिल चुके हैं। तो दोस्तों ये जो है मतलब आपके लिए काफी ये वो हो सकती है, इंपॉर्टेंट हो सकती है, यानी कि अगर आगे कोई जो एग्जाम इस तरह का आता है तो उसमें इससे रिलेटेड पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगी। नमस्ते।